हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी के लिए और आज है क्लास 6। इससे पहले 5 क्लासेस में करा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 8788 को विभाजन करने पर भागफल एक पूर्ण घन होता है। ये क्या होता है? पूर्ण घन या क्यूब होता है। तो सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 से लेकर 15 तक आपको घन याद होने चाहिए, घन या क्यूब आपको याद होने चाहिए। और 1 से लेकर 25 या 30 तक आपको स्क्वायर या फिर वर्ग याद होने चाहिए। तभी जाके आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। 8788, सबसे पहले 2 से, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 1 और 8 18, 2 नम 18, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 और 9 19, 2 नम 18, फिर 1 और 4 14, 2 2 सत्ता 14। अगर आपको 1 से लेकर 15 तक के घन याद हैं या क्यूब याद हैं तो आपको पता होगा ये किसका क्यूब है? 13 का। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 8 9, 13 छक्का 78, 1 1 7 यानी 117, 13 नंबर 117 और 13 13 की 169। तो क्यूब रूट जब हम करते हैं 8788 का, अगर हम क्यूब रूट करें तो बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। यहाँ पे 3 3 के जोड़े हम यहाँ पे बनाते हैं। जब क्यूब निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे हम 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 13, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्ण घन हो रहा है। लेकिन जो 2 और 2 4, 2 दूना 4 जो बचा है, इसके साथ अगर 2 और होता तो ये एक पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से 1 कटेगा, 2 दूना 4, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है? ये पूर्ण घन बन जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 21 97 13 का घन है, यानी अगर हम इसको 4 से भाग कर दें, 4 से 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 21 97। इसलिए 4 से डिवाइड करने पर जो भागफल होगा वो क्या बचेगा? 21 97, और जो कि ये क्या है? पूर्ण घन है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता हो। देखो, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो यहाँ पे हम निकालते हैं HCF या महत्तम समापवर्तक। लेकिन ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे इनको डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 5। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो जो शेष बचेगा उस शेष को हम पहले ही क्या कर देते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 240 और यहाँ पे आपका बचेगा 1024। ठीक हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा उसी संख्या से इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका एक तो गुणनखंड वाला है, वो मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका है, जब ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं हो और 2 का ही निकालना है तो यहाँ पे आप भाग विधि का यूज कर सकते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 240 का भाग 1024 में, तो 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 5 चौको 20, तो 4 बार जाएगा, 4 जीरो को 0, 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, यहाँ 4, यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ आपका बचेगा 0। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब हम मासापा निकालते हैं यानी एचसीएफ हम निकालते हैं तो जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था, अब उस संख्या में शेषफल से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? शेषफल से, जितना भी शेषफल बचेगा। फिर से भाग करेंगे तो 6 चौको 24, तो 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 छक्का 18 और 1 19, यहाँ आपका बचेगा 8, यहाँ आपका बचेगा 13 में से 9 गया
4, यहाँ पे 0। अब फिर से जिस संख्या से भाग दिया था 64 में भाग देंगे शेषफल का, एक बार जाएगा 48, यहाँ पे बचेगा आपका 16। अब 16 का भाग देंगे 48 में, 16 तिया 48। तो जब तक आपके पास शेष 0 नहीं आता है तब तक आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसका जो मासापा आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। एक सेकंड इसको मैं विजिबल कर देता हूं। इसका जो मासापा आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 ऐसी संख्या होगी जिससे इन दोनों में भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको भाग देके। अगला क्वेश्चन है, इनका एलसीएम आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, 12 के फैक्टर निकालो। 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसके बाद 24 के निकालो, फिर 2 से भाग देंगे पहले। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। इसी तरीके से 30 को डिवाइड करेंगे 2 से 15 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग सम संख्या में जाता है। और सम संख्या कैसे हम चेक करेंगे, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, इकाई क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इकाई का अंक इनमें से अगर एक है तो ये क्या होती है, सम संख्या। और अगर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से अगर कोई एक अंक इकाई में है, यानी इकाई यानी यहाँ पे, इकाई यानी यहाँ पे, इकाई यानी यहाँ पे, तो ये वाली संख्या क्या होगी, विषम। अगर ये वाला इकाई में है तो इकाई का अंक, तो ये विषम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या में 2 का भाग जाता है जबकि विषम संख्या में नहीं जाता। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। 15 यहाँ पे विषम संख्या है, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करते हैं। 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पे 12 के गुणनखंड क्या है, 12 के गुणनखंड है 12 के जो गुणनखंड है वो है 2, 2, 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 24 के गुणनखंड है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये वाले। उसके बाद 30 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां से कॉमन क्या है, एक तो ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 3 है। सॉरी 3 इसमें भी है, तो तीनों में 3 भी कॉमन है। तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन है पहले 2, उसके बाद 3 तीनों में है 3, उसके बाद जो 2 में है 2, उसके बाद ये जो 2 बच गया है 2, उसके बाद ये 5। एलसीएम बराबर होगा 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। अगर हम एचसीएफ निकालें इसका, एचसीएफ इसका आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। एक तो ये वाला तीनों में कॉमन है और एक 3 तीनों में कॉमन है, 3 दूना 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पिछले वाले सेट में किसी ना किसी सेट में आया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे a और b में, इसको हम लिख सकते हैं 100 धन 2। क्योंकि जब हम चीजें 100 में और 10 या जिसके आगे 0 होता है उसमें रखते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, 102 गुणा 102 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा इजी है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 2। तो यहां पे हम लिखते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 100 गुणा b की वैल्यू कितनी है 2। तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000
देखो, जैसे ही हम जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो एक जीरो का डबल हो जाएगा। अगर 100 का करेंगे तो दो जीरो का डबल यानी 4 जीरो। तो 10,000 प्लस दो दूना 4 और प्लस दो दूना 4 गुणा 100 यानी 400। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे इसके साथ ये और इसके साथ ये 4, फिर एक जीरो, फिर 4 और फिर ये एक जीरो और एक। तो 10,404 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक से यानी गुणा करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। राम के पास 45,000 रुपए थे। कुल रुपए का 3/5 भाग अपने बड़े बेटे को, कुल रुपए का 3/5 अपने बड़े बेटे को और बची हुई संख्या या बची हुई राशि से 1/3 भाग छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपए बचे। देखो भाई, टोटल रुपए उसके पास थे 45,000। अब 3/5 भाग उसने अपने बड़े बेटे को दिया तो बचा कितना। टोटल 5 था, 5 में से 3 उसने दे दिया तो कितना बचा, 2/5। तो 2/5 उसके पास क्या है, शेष है। अब इसने यही कहा है कि बची हुई संख्या से 1/3 उसने अपने छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने पैसे बचे। तो शेष हमें निकालना है, इतना उसने अपने छोटे बेटे को दिया तो बचा कितना, 2/3। भाई एक, 3 में से 1 दे दिया तो 3 में से 2 बचा हुआ है, तो 2/3 उसके पास बच गया। ये है शेष राशि। इसके बट्टे में होगा 1, 5 से 1 कटेगा 9 बार, 1 2 3, 3 से 1 कटेगा 3 बार, 1 2 3 जीरो, तो 3 दूना 5 नंबर 45, 3 दूना 6। 3 दूना 6 और एक ये 2 भी है, 6 दूना 12। 6,000 गुणा 2 यानी 12,000 रुपए उसके पास शेष बचे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। पहले यहां से 45,000 का इतना निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसका इतना निकालेंगे, फिर इसको भी माइनस करेंगे, शेष जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं, इसको हम सिंपल सीधा सीधा कर सकते हैं। 600 गुणा 4/12 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 5 दूना 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो पहले आप पुरानी वीडियोस देखिए, मैंने वहां पे फॉर्मूला भी आपको बताया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये जो टाइम है ये किस में है, आर बराबर है 5%, पी बराबर आपका है 600 रुपए और टाइम आपका है 4 माह। 4 माह को अगर हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो एक वर्ष बराबर होता है 12 माह के, 12 माह। एक माह अगर हमें निकालना है, एक माह बराबर होगा 1/12 वर्ष। भाई 12 गुणा में था, यहां जाएगा तो भाग में, लेकिन हमारे पास 4 माह है। 4 माह बराबर होगा 1/12 गुणा 4, 4 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 4/12 वर्ष, ठीक है। तो टाइम हमारे पास है 4/12 वर्ष का। एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पी गुणा आर गुणा T/100, ये मैंने आपको बताया था। पी आपका है 600, आर दर आपकी है 5% की और टाइम आपका है 4/12 और अपॉन में आपका होता है 100। 4 से 1 कटेगा 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 1 कटेगा 2 बार, तो 5 दूना 10। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपए का। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात इतने रुपए हो जाती है, ठीक है। और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 2 वर्ष बाद राशि कितनी होती है, इतनी हो जाती है। और इसने यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपए है। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज।
ये मैंने आपको बताया था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट यहाँ पे है 1040 रुपए की बराबर मूलधन हमें निकालना है प्लस ब्याज यहाँ पे है 40 रुपए का। इसको अगर हम पक्षांतर करें तो यहाँ बचेगा P 1040 माइनस 40, इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1000 बराबर P, यानी जो मूलधन है वो कितना है 1000 रुपए। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 40 रुपए, 2 वर्ष का SI बराबर 40 रुपए। तो 1 वर्ष का SI बराबर कितना होगा 40/2। भाई यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाएगा भाग में, 2 से 1 कटेगा 2 बार यानी 20 रुपए। 1 वर्ष का SI कितना है 20 रुपए। तो SI का फॉर्मूला मैंने लिखाया था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पहले बेसिक से कर लेते हैं। SI हमारा है 40 रुपए, भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए, मूलधन कितना आया था 1000 रुपए, गुणा दर कितनी है, दर हमें निकालनी है, और टाइम कितना है, टाइम अब 1 वर्ष है, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 वर्ष का निकाल लिया है। अगर आप 2 वर्ष के लिए करेंगे तो फिर आपको 40 रखना पड़ेगा, और अगर आप 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 20। तो 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। टाइम है 2 वर्ष अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 10 गुना 20 और 20 गुना 40, तो 2% की यहाँ पे क्या है रेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार को 60 संतरे बेचने पर 40 संतरों की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए एक संतरे का मूल्य कितना था 1 रुपए था, तो 36 संतरों का मूल्य भी कितना हो जाएगा 36 रुपए, और हानि कितनी हुई उसे 40 रुपए की। भाई 4 संतरों की हानि हुई तो 44 रुपए की हानि भी उसको हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है बेचने पर, यानी जो इसका SP है वो कितना है 36 रुपए, इसको हानि कितने की हुई है, हानि यानी लॉस कितने का हुआ है 4 रुपए का। आपको मैंने बताया था हानि लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, जब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जब बड़ा बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक फोन लिया 10,000 रुपए का, ठीक है, क्रय किया यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपए, और उस 10,000 रुपए के फोन को मैंने बेच दिया 8,000 रुपए पर। तो मेरा CP कितना है 10,000 और मेरा SP कितना है 8,000, तो मेरे को हानि हुई या लाभ हुआ, तो यहाँ पे मेरे को हानि होती है, तो लॉस बराबर CP माइनस SP। तब यहां से इसकी हानि हम निकालते हैं। तो ऐसे ही लॉस कितना है 4 रुपए का, CP कितना है हमारा, CP हमने निकालना है, और SP कितना है 36 रुपए। तो CP बराबर हो जाएगा 4 यहां पहले से है, 36 उधर जाएगा तो माइनस का था प्लस का 36, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 40 रुपए। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस बराबर है, लॉस कितने का है 4 रुपए का, अपॉन में CP कितना है 40 रुपए, इंटू कर देंगे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हानि कितने की हुई 10% की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर के माप की कि एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखो एक कमरा है, और कमरा जो है वो घन के रूप में है, ठीक है, कैसा है घन के रूप में, ऐसा है घनाभ के रूप में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई इसकी 10 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि कमरे में ये जो कमरा है इसमें कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो छड़ ऐसे रखेंगे, इस कोने से लेकर और इस कोने तक, यहां तक ये छड़ रखेंगे ऐसे तिरछे में, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई आपकी है एल बराबर है 10, बी बराबर कितना है 10, तो लंबाई 10 यानी 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 10 यानी 10 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इनका स्क्वायर निकालें 10 दशन की 100 प्लस यहाँ पे भी 100 प्लस यहाँ पे 25, तो बराबर ये हो जाएगा 100 और 100 200, 225। अब आपको याद, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 30 तक या 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं। ये किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है, ठीक है। किसका है? 15 का वर्ग। तो इसकी जो छड़ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 15। मीटर। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 0.25। सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद कितने अंक हैं ये गिन लेने हैं, 1 और 1 2। इसके बाद गुणा करेंगे 100 से, 2 अंक थे, एक के पीछे 2 जीरो लगाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक के पीछे 2 जीरो लगा के ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसके अपॉन में है 1। अब जैसे ही हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहां से 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, और यहां हो जाएगा, ऊपर होगा 25, नीचे आपका होगा 100। 25 एकम 25, 25 को 100 यानी 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा? यानी अगर कोई विषम अंक यानी विषम जो संख्या है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाजित होता है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? जैसे 2 3 0 2 2, इसका इकाई का अंक क्या है? 1 3 4 5, इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या फिर 5 होता है। जैसे आपने देखा होगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 को 20, तो 5 के पहाड़े में इसका इकाई का अंक 5, इसका 0, इसका 5, अगर फिर 25 पे जाए तो इसका 5, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 या फिर 0 होगा। आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। अगर आप शुरू से मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 और 4 9, 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर डी। एक आयत है ए, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई आपको दे रखी है 4 मीटर, लंबाई आपको दे रखी है 5 मीटर। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा L गुणा बी। आयत का परिमाप भी आपको पता होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 9 बराबर 9 दूना 18 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई इतनी मीटर है और इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे में कुल पुताई का खर्चा क्या होगा? एक कमरा है और कमरे की हमें क्या करनी है? पुताई करनी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है 5 मीटर, लंबाई है कमरे की 5 मीटर, लेंथ बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, और ऊंचाई बराबर कितनी है? 3 मीटर है। अब जो ये कमरा है, आप पुताई कहां करोगे? कमरे में आप पुताई कहां करोगे? देखो, आप फर्श पे पुताई तो नहीं करोगे, इसका मतलब ये वाली साइड, ये जो 4 दीवारें हैं कमरे की, इस पे आप पुताई करोगे। और इसने छत भी नहीं बताया है। अगर ये बोलता कि छत पे भी पुताई करनी है तो हम छत को भी इसमें ऐड करते, लेकिन इसने छत को नहीं बताया है, तो यहाँ पे हम केवल कमरे की जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया निकालते हैं।
तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको आपने याद करना है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 9 गुणा 3, तो 2 गुणा 9 गुणा 3, 2 नंबर 18, 18 तिया 54 मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी 54 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अगर हम आयतन निकालते तो क्या आता क्यूब। तो टोटल जो एरिया है वो 54 मीटर स्क्वायर है। अब 7.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है 7.50 रुपए। लेकिन हमारे पास 54 मीटर स्क्वायर है, का व्यय होगा 7.50 गुणा 54 रुपए। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करें, गुणा अगर सरल बनाना है तो इसको पहले आप किस में बदलिए, इसको बदल लीजिए भिन्न में। 7.50 गुणा 100 अपॉन में 100 और गुणा 54। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो यहां से 2 जीरो से 1 दशमलव हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 1 कटेगा कितनी बार 15 बार, 5 से 1 कटेगा 2 बार और 2 से 1 कटेगा 27 बार। तो यहाँ 15 और 27, 15 गुणा 27 बराबर 15 सत्ता 105, 15 सत्ता 105, 15 दूना 30, 30 और 10 40 रुपए, 405 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी इतने रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसपी कितना है, एसपी बराबर है 760, हानि यानी लॉस कितना है 40 रुपए। तो सीपी हम यहां से निकालेंगे तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस है 40 का बराबर सीपी माइनस 760। सीपी बराबर होगा 40 यहां पहले से था, ये अगर इधर जाएगा तो यहां माइनस का है, वहां जाएगा तो प्लस का 760। तो सीपी बराबर 800। सीपी कितना है 800। लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया था, हानि बटे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है 40 रुपए की और कॉस्ट प्राइस कितने का था 800 रुपए का, गुणा 100। 40 से कटेगा 2 बार यानी 20 बार और 20 से कटेगा 5 बार, तो 5% की इसको क्या होती है हानि होती है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम पहले इसको सॉल्व करें तो यहां पे आएगा 1 सही 3/2 है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को तो गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। 2 एकम 2 और 3 5/2। इसकी वैल्यू आ गई है 5/2, 2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 5/2। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे, 2 का जो ये जो स्क्वायर है और इसका जो इसकी जो घात है, ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। 2 से 2 गुणा 5/2, इसके बट्टे में 2 1 है, 2 से 2 कट गया तो 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इसका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।